अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। मोहतरम भाइयों, बुज़ुर्गों, दोस्तों, ये हमारा इस्लाही मुआशरा का 1421वां सबक है। उत्तर प्रदेश में इलेक्शन की गहमा गहमी है। हर उम्मीदवार ये चाहता है कि लोग उसको वोट दे। हर एक जो है जीत के ख्वाब देख रहा है, लेकिन जो वोट देने वाले हैं उन तमाम लोगों से मैं कुछ अहम और बुनियादी बातें करना चाहता हूं। और मैं ये समझता हूं कि मेरा ये मैसेज और मेरा ये पैगाम यूपी में रहने वाले हर फ़र्द तक पहुंचाया जाए, चाहे वो हिंदू हो चाहे मुसलमान हो, क्योंकि ये मेरा मैसेज कॉमन है। और कॉमन इसलिए है कि मैं हर एक के बच्चे के तालीम से मुताल्लिक़ बात करने वाला हूँ, आपके डेवलपमेंट के बारे में बात करने वाला हूँ। कि देखो क्या होता है ना, असल लीडर कौन होता है, पहले तो मैं आपको वो बता दूं। जो असली जो लीडर होता है वो कौन होता है? लीडर वो होता है जो अपनी गाड़ियां बढ़ाने से ज़्यादा, जो अपने पीछे जो है अपने चमचे बढ़ाने से ज़्यादा इस बात के ऊपर फोकस दे कि जो मेरा मतदान क्षेत्र है उस पूरे क्षेत्र के अंदर हर गांव में स्कूल होना चाहिए और हर बस्ती में स्कूल होना चाहिए। कॉलेज में कैसे अपने तालुक़े में अपने विधानसभा क्षेत्र में लेकर आऊं, कॉलेज के साथ साथ मैं मेडिकल कॉलेज कैसे लेके आ सकता हूं, मैं इंजीनियरिंग कॉलेज कैसे लेके आ सकता हूं। और ये सब करने के लिए उसको अपने जेब से 1 रुपया भी खर्च करने की ज़रूरत नहीं है। सबसे बड़ी बात तो ये है, कोई भी लीडर हो, लीडर तो लीडर एक आम आदमी भी अगर है और अगर वो अपने एरिया में स्कूल के लाइन से, कॉलेज के लाइन से, यूनिवर्सिटी के लाइन से, मेडिकल कॉलेज, इंजीनियरिंग कॉलेज के लाइन से कोई भी काम करना चाहता हो, गवर्नमेंट उसको अनुदान देती है, गवर्नमेंट उसको पूरा सपोर्ट करती है। गवर्नमेंट जो है पूरा, यानी एक वक्त ऐसा आता है जब अभी मैं आपको आज की बात बताता हूँ, जिन स्कूल्स को गवर्नमेंट की तरफ से परमिशन मिला हुआ है उन स्कूल्स के मेंटेनेंस के लिए वहाँ, यानी पहले तो वहाँ के जो टीचर्स हैं उनको सैलरी गवर्नमेंट देती है और सैलरी के अलावा उनको मेंटेनेंस के लिए जो मैनेजमेंट है उनको हर साल अनुदान मिलता है 4 लाख, कहीं पे 5 लाख, कि भाई स्कूल की दीवारें सही करो, स्कूल में कलर करो, स्कूल के अंदर जो है जो भी स्कूल के काम है वो आप करते रहो। इसके लिए ख़ुद गवर्नमेंट जो है ऐसे लोगों को अनुदान देती है। तो मुझे आप बताओ कि वो लीडर को कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, ना ही वो एमएलए को कुछ करने की ज़रूरत है, बस उसको सिर्फ मेहनत करने की ज़रूरत है। मेहनत मतलब अगर वो इसलिए एमएलए बना है कि अपनी भाईगिरी एरिया में दिखा सके, अपनी पोजीशन बना सके, हाथ में सोने का कड़ा है, गले में सोने की चैन पहनी हुई है और बस उसके आगे पीछे चेले चपाटे घूम रहे हैं और बस वो अपने प्रोग्रेस और अपने डेवलपमेंट में लगा हुआ है, तो एक बात याद रखो, ऐसे एमएलए को वोट देकर, यानी ऐसे उम्मीदवार को वोट देकर कोई फ़ायदा नहीं है। हम पिछले 70-72 सालों से यही करते आ रहे हैं। इसलिए मेरी रिक्वेस्ट है भाई, मेरी दरख्वास्त है, जिसको भाई बनने के लिए एमएलए बनना है, जिसको एरिया का दादा बनने के लिए एमएलए बनना है, जिसको दबंग बनने के लिए एमएलए बनना है, जिसको सिर्फ शान अपनी बताने के लिए एमएलए बनना है ना, मैं दोनों हाथ जोड़ के यूपी के तमाम लोगों से, चाहे वो हिंदू हो, मुसलमान हो, कोई भी हो, उनसे यही रिक्वेस्ट और दरख्वास्त करूंगा कि आप किस बेस के ऊपर ऐसे लोगों को वोट दे रहे हो। बिल्कुल आपने वोट नहीं देना चाहिए। आप वोट उसे दो जो आपके एरिया में, जो उसका विधानसभा क्षेत्र है। क्योंकि देखो, इस ज़माने में मैं हमेशा एक बात बोलता हूँ, इस ज़माने में समाज के ऊपर एहसान करने वाला सबसे बड़ा शख्स, यानी सबसे बड़ा एहसान करने वाला वो है जो समाज के बच्चों के लिए स्कूल ओपन करे, कॉलेजेस ओपन करे, यूनिवर्सिटीज़ बनाए, मेडिकल कॉलेज, इंजीनियरिंग कॉलेज जो अपने विधानसभा क्षेत्र में बनाने वाला एमएलए है, वो इस ज़माने में समाज का सबसे बड़ा दोस्त है। उसका समाज के ऊपर सबसे बड़ा एहसान है। इसलिए कि देखो, मैं आपको एकदम फैक्ट की बात बताता हूँ भाई। उत्तर प्रदेश एक ऐसा स्टेट है, उत्तर प्रदेश में बहुत सारी ऐसी चीज़ें मैन्युफैक्चर होती है जो वर्ल्ड वाइड पूरी दुनिया के अंदर बिकती है। पूरी दुनिया में मुरादाबाद का आप मेटल मार्केट ले लो, पूरी दुनिया में मुरादाबाद का जो मेटल मार्केट है वहाँ से मेटल जा रहा है।
कन्नौज का आप परफ्यूम ले लो, पूरी दुनिया में यूपी से जो है परफ्यूम कन्नौज जा रहा है। जौनपुर के अंदर कुछ कालीन वगैरह कुछ बनते हैं। इसी तरह से और भी ये पूरा के पूरा अभी अलग अलग आप अपने अपने इस ज़िले के लेवल से सोच सकते हो। मेरा सिर्फ आप लोगों से इतना ही कहना है कि मुझे आप बताओ, अगर आपके एरिया का एमएलए मजबूत होता था और वो खुद अपने विधानसभा क्षेत्र में जो है ना एक इंडस्ट्रियल एरिया डेवलप करता था, जैसे मिसाल के तौर पे मैं आपको बताता हूँ महाराष्ट्र है, वालेकुम अस्सलाम, और जैसे गुजरात है, तो गुजरात और महाराष्ट्र के अंदर महाराष्ट्र में है MIDC यानी महाराष्ट्रियन इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट कॉरपोरेशन लिमिटेड, इसी तरह से गुजरात में है GIDC गुजरात इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट लिमिटेड। ऐसे ही उत्तर प्रदेश के अंदर जो है, मुझे आप बताओ ऐसा कोई इंडस्ट्रियल एरिया है क्या, यानी ज़िले के अंदर गवर्नमेंट ने कुछ बनाया हुआ है ऐसा कि भाई हम अपने यहाँ पे ऐसा कोई इंडस्ट्रियल एरिया डेवलप करें जहाँ पे ये छोटे छोटे लोग जो बेचारे अपने गलियों में अपने मोहल्लों में वही बाप दादा के ज़माने से एक ही जगह, अभी मैंने पूरी रिपोर्ट देखा हूँ, न्यूज़ चैनलों पे मैं देखते रहता हूँ कि ख़ानदानों से वही घर में काम चलता था अत्तर बनाने का, तो आज भी वही चल रहा है। बोले हमारे परदादा और दादा वो इतने सालों से जो है यहीं बनाते थे, वो वहीं बना रहे हैं घर के अंदर। ऐसे ही जो है वो हींग वालों का मैंने देखा, हींग बनाते हैं, बोले हमारे परदादा हींग बनाते थे, फिर दादा भी हींग बनाते थे, दादा के बाद हमारे अब्बा भी हींग बनाते थे। कहाँ बनाते थे? तो वही घर के अंदर ही जो है उनका पूरा बाड़ा बना हुआ है और उसी में बना रहे हैं। अरे भाई, जब तुम्हारे पास ऐसे सलाहियतमंद लोग हैं, जब तुम्हारे पास में जो है ऐसा यानी एक ऐसा स्टेट है यार, सोचने की बात है। मैं आपको बताऊं, जर्मनी बर्बाद होके दोबारा से आबाद कैसे हुआ। एक मिसाल देता हूं मैं आपको, जैसे जर्मनी की आप एक मिसाल ले लो। जर्मनी पहले जो है ना पूरे यूरोप के अंदर जर्मनी जो है सबसे डेवलप कंट्री हुआ करता था। जर्मनी में जो है मैन्युफैक्चरिंग होती थी, बड़ी बड़ी कंपनियां कारखाने थे। लेकिन हिटलर के आने के बाद जब सेकेंड वर्ल्ड वॉर के अंदर जर्मनी पूरी तरह से बर्बाद हो गया और फिर ये जो बाकी की ताकतें थी ब्रिटिश और जो फ्रांस और अमेरिका, ये जो ग्रुप था, इन्होंने जब कामयाबी इनको मिल गई तो इन्होंने जर्मनी के 2 टुकड़े कर दिए। लेकिन उसके बाद भी जर्मनी वापस से अपने पैरों पे कैसे खड़ा हुआ, इसलिए खड़ा हुआ। अच्छा, उसके अलावा जर्मनी के ऊपर जो जुर्माना लगा हुआ था उस टाइम से, वो जुर्माना था, अभी वो 2010 के अंदर उन्होंने उसकी आखिरी किस्त अदा की। यानी आप सोचो, तकरीबन पिछले जो है 90 साल से वो जुर्माना भरते आ रहे थे वो लोग। वो जो जितने भी मुल्कों को नुकसान पहुंचा था वो जुर्माना अभी तक चल रहा था उनका। लेकिन उसके बाद भी आज जर्मनी अपने पैरों पे खड़ा हुआ और आज से 2 साल पहले दुनिया का सबसे ताकतवर पासपोर्ट जो है वो जर्मनी का होता था। पहले नंबर का पासपोर्ट वहाँ का था। क्यों हुआ ऐसा? ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि वहाँ की गवर्नमेंट ने जब देखी कि भाई हमारा मुल्क तो बर्बाद हो गया, अब हम अपने मुल्क की जो इंडस्ट्रीज़ है उसको डेवलप करते हैं। तो उन्होंने क्या किए कि भाई जो कंपनियां कारखाने थे उनको दोबारा से, सबसे पहला काम वहाँ की गवर्नमेंट ने यही की कि कंपनी कारखानों को जो है उनके पैरों पे खड़ा किया। फिर वापस से जर्मनी की जो मर्सिडीज़ है और BMW है और जो ऑडी है, ये सारी कारों ने पूरी दुनिया के अंदर वापस से अपना मकाम हासिल करना शुरू किया। फिर वापस से जर्मनी की जो दूसरी कंपनियां हैं, तो मैन्युफैक्चरिंग के अंदर जब उनका वापस से जो है पूरी दुनिया के ऊपर पहले जैसा वर्चस्व कायम हो गया, दोबारा से जर्मनी अपने पैरों पे खड़ा होकर दुनिया का पहले नंबर का पासपोर्ट उनका बन गया। ऐसे ही हम दूसरे मुल्कों को भी देखेंगे। जापान पूरी तरह से बर्बाद हो गया था सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद में, पूरी तरह से। लेकिन जापान की गवर्नमेंट ने क्या की, जब नई गवर्नमेंट वहाँ पे बनी तो उन्होंने पहला काम यही किया, उन्होंने कहा कि हम जापान को वापस से दुनिया में अपना मकाम दिलाएंगे। तो वहाँ की गवर्नमेंट ने जापान को उसके पैरों पे खड़ा करने के लिए मैन्युफैक्चरिंग शुरू की। वहीं उन्होंने अपने कारखानों को, अपने कंपनियों को डेवलप किया। अब मैं आपको बोलता हूँ, आप देखो आपके खुद के घर में कोई ना कोई प्रोडक्ट जो है जापानी कंपनी का ज़रूर होगा। आप किसी भी कंपनी की बाइक इस्तेमाल करते हो, चाहे हीरो की हो, हीरो होंडा की हो, चाहे होंडा की हो, सुजुकी हो, यामाहा हो, TVS हो, बजाज हो, कोई भी हो, ये तमाम कंपनियों के अंदर इसमें जो इंजन लगता है वो जापानी कंपनियों, जापान से ही आता है वो इंजन।
यामाहा जापान की कंपनी, सुजुकी जापान की कंपनी, होंडा जापान की कंपनी, टोयोटा जापान की कंपनी, ये सारी कंपनियां जापान की है। इसी तरह से इलेक्ट्रॉनिक के अंदर बहुत सारी चीज़ें जो हम इस्तेमाल करते हैं वो जापान में बनती है। आज पूरी दुनिया में जापान उस मकाम पे पहुंचा हुआ है कि उसने हमारे देश में बुलेट ट्रेन बनाने के लिए बग़ैर सूद के 1 लाख करोड़ रुपये का कर्ज़ा हमारे गवर्नमेंट को दिया। उसके बाद आते हैं हम दोनों कोरिया के ऊपर। आप देखो, कोरिया जो है एक मुल्क, ऐसा मुल्क था जहाँ पे खाने को नहीं था लोगों के पास में। उसी वक्त में हमारी और उनकी आज़ादी साथ में हुई है। फ़र्क इतना है कि हमको 1 साल पहले आज़ादी मिली और उनको हमारे 1 साल बाद में आज़ादी मिली। लेकिन मैं आपको गारंटीड कहता हूँ कि कोरिया का भी कोई ना कोई प्रोडक्ट आपको आपके घर में नज़र आएगा। जैसे सैमसंग का मोबाइल है, या एलजी का कोई प्रोडक्ट है, या हुंडई का कोई प्रोडक्ट है। बहुत सारी ऐसी कंपनियां हैं जो कोरिया की है। पूरी दुनिया के अंदर उन्होंने अपना जो मकाम हासिल किया वो इसी बुनियाद पे, क्योंकि वहाँ की गवर्नमेंटों ने अपने मुल्कों का कारखाने और का जो वहाँ की इंडस्ट्रीज़ थी उसको डेवलप किया। अब मुझे बताओ, मुझे हैरत होती है, हैरत इस बात के ऊपर कि उत्तर प्रदेश के अंदर ऐसे ऐसे हुनरमंद लोग बैठे हुए हैं, ऐसे ऐसे लोग हैं वहाँ पे। अगर गवर्नमेंट सही से अपने यहाँ के इंडस्ट्रीज़ को डेवलप करती थी ना, तो मैं कहता हूँ आज यूपी इंडिया का दूसरा जापान बना हुआ होता था। यूपी आज इंडिया का दूसरा कोरिया होता था। लेकिन अफसोस की बात यह है कि जिस स्टेट के अंदर खुद इतना लोगों के अंदर जो है यानी जितमें सलाहियत भरी हुई है, वहाँ की गवर्नमेंटों ने अपने स्टेट्स के अंदर इंडस्ट्रीज़ को डेवलप नहीं किया। इसलिए वो स्टेट के लोग दूसरे स्टेट्स में जाके वहाँ के कंपनियों कारखानों को जो है आबाद कर रहे हैं। गुजरात के अंदर जितनी कंपनियां चल रही है, आपको हर कंपनी के अंदर यूपी और बिहार और झारखंड और पश्चिम बंगाल के, उड़ीसा के मज़दूर आपको मिलेंगे। महाराष्ट्र के अंदर आप इंडस्ट्रीज़ एरियोज़ के अंदर चले जाओ, मज़दूर आपको सारे के सारे, यहाँ तक के अभी लॉकडाउन के अंदर बहुत से लोगों के कारखाने बंद थे तो उन्होंने यूपी बिहार से अपने मज़दूरों को जहाज़ों से बुलाई, जहाज़ों के खर्चे दिए, उनको टिकट दिए भेजकर कि प्लेन से आ जाओ, ट्रेन से आने की ज़रूरत नहीं है। क्यों? क्योंकि भाई इनके पास मजदूरी नहीं है। इनको मजदूर चाहिए तो यूपी से मंगाना पड़ रहे हैं, बिहार से मंगाना पड़ रहे हैं या झारखंड से। हालांकि झारखंड जो है भारत का सबसे ज़्यादा जो माइंस है और सबसे ज़्यादा जो यानी ख़जाना है वो झारखंड के ज़मीन के अंदर है। मैं उस पर फिर कभी जो है रोशनी डालूँगा। लेकिन अफसोस मुझे इस बात का है कि भाई आपका एमएलए वो होना चाहिए जो आपके एरिया में इंडस्ट्रीज़ को डेवलप करे, इंडस्ट्रीज़ लगाए वो। और इंडस्ट्रीज़ जब आपके यहाँ पे लगेगी, दादा के ज़माने से घर के बाड़े में जो है बना रहे हैं, यार अफसोस की बात है ये तो इसलिए देखो दोस्तों, मैंने पहले ही कहा हूँ कि आप धर्म के नाम पर, मज़हब के नाम पर, बिरादरी के नाम पर, और हमारी जाति का लीडर है और हमारे ये मत देखो, बल्कि ये देखो वो लीडर आपके एरिया को स्कूल के लाइन से, एजुकेशन के लाइन से कैसे डेवलप कर सकता है। मैंने पहले ही बताया हूँ, गवर्नमेंट की स्कीमें आज हम तक जो नहीं पहुँच रही है उसका एक बहुत बड़ा रीज़न ये होता है कि हमारे एरिया का जो एमएलए है उसको पता होता है पब्लिक को नशे में धुत रखो, इसलिए क्वार्टर फ्री में बांटी जाती है। शराब के जगह जगह पे ठेके खोल दिए जाते हैं। ये सब इसलिए होता है क्योंकि वो मुल्क बर्बाद हो गए जहाँ की हुकूमतों ने अपने यहाँ के पब्लिक को नशे का आदी बनाया। वहाँ पे स्कूल नहीं खोले, कॉलेजेस नहीं खोले। जैसे अफ्रीका के बहुत सारे मुल्क, वहाँ के बादशाहों ने तालीम को इतना महंगा किया हुआ है, लोगों के लिए पढ़ना मुश्किल है वहाँ पे, और नशे को एकदम आम किया हुआ है। क्यों? क्योंकि लोग नशेड़ी रहेंगे, लोग शराबी रहेंगे, लोग नशे के आदी रहेंगे, तो उनको ये होश ही नहीं रहेगा कि भाई कौन सा एमएलए क्या कर रहा है और कौन सा एमएलए क्या नहीं कर रहा है। तो भाई मेरी आप तमाम लोगों से यही रिक्वेस्ट है, यही दरख्वास्त है, आप अगर अपने एरिया का डेवलपमेंट चाहते हैं तो मेहरबानी करके ऐसे एमएलए को बिल्कुल भी वोट मत दो जो सिर्फ अपनी शान बढ़ाने के चक्कर में पोजीशन, चेले चपाटे, चमचे, गाड़ी और बुलेट और शाइनिंग, कोई फ़ायदा नहीं है। देखो इसका मेरा ये काम था आप तमाम लोगों तक ये मैसेज पहुंचाना, और मैंने पहले ही कहा हूं ये मैसेज हर आदमी तक पहुंचाओ आप। उत्तर प्रदेश में रहने वाला चाहे हिंदू हो, मुसलमान हो, कोई भी हो,
क्योंकि ये मेरा कॉमन मैसेज सबके लिए है। और मैं जब तक उत्तर प्रदेश के इलेक्शन हैं ऐसे ही टाइम टू टाइम आप लोगों को गाइड भी करता रहूँगा इंशाअल्लाह। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।